रियासत कर्नाटक की मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत सैयद अशरफ ने एक बार फिर वजीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सैयद अशरफ ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के रहने के बावजूद अक़लियती महकमे में BJP के चेयरमैन क्यों हैं? वक्फ बोर्ड, अक़लियती कमीशन, हज कमेटी में साबिका BJP हुकूमत के चेयरमैन और मेंबरों को क्यों बरकरार रखा गया है? सैयद अशरफ ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में ही कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों और कारकुनों की हक तलफी हो रही है। वज़ीर आला सिद्धरामैया हुकूमत की कारकर्दगी पर हर जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में BJP के चेयरमैनों से नाराज़गी और मायूसी देखने को मिल रही है। सैयद अशरफ ने कहा कि BJP के चेयरमैनों से ज़मीर अहमद खान की दोस्ती क्यों? सैयद अशरफ ने कहा कि बेंगलुरु के हज भवन में हुई हज फ्लाइट्स की इफ्तिताही तकरीब में रियासत कर्नाटक के सीनियर मुस्लिम लीडरान K रहमान खान और CM इब्राहिम को क्यों नज़रअंदाज किया गया? इस तकरीब में रहमान खान और CM इब्राहिम को क्यों दावत नहीं दी गई? सैयद अशरफ ने कहा कि असम्बली इलेक्शन में तमाम तबकों में सबसे ज़्यादा वोट मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को दिया, लिहाजा कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर बोर्ड, कॉरपोरेशन और कमेटियों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। KPSC वाइस चांसलर्स, ज़िला कमिश्नरों की फहरिस्त में मुस्लिम नुमाइंदे होने चाहिए। आनजहानी वज़ीर आज़म VP सिंह के सियासी मुशीर रहे सैयद अशरफ ने कर्नाटक की अजीम शख्सियत कायद मिल्लत अजीज सेठ के दौर को याद करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में मजबूत, बाअसर और बेबाक मुस्लिम लीडरशिप नज़र नहीं आती। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। सैयद अशरफ साहब, आपका इस्तकबाल है। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है और अवाम के लिए खुशी की बात यह है कि हुकूमत ने जो है 5 गारंटियां, अपने जो 5 बड़े वादे हैं उसे नाफिज कर रही है हुकूमत। ने वाकई हुकूमत जो है ना मुबारकबाद की मुस्तहक है। उन्होंने अपने मंशूर में जो भी कहा था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी चलकर जो है ना ये तमाम जो इनके वादे हैं, मंशूर में जो वादे उन्होंने अवाम से किए हैं उन तमाम को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भरोसा है। और साथ ही साथ ये भी भरोसा है कि हमारे जो जलते हुए सुलगते हुए जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हिजाब है, उसके बाद जो है ना रिजर्वेशन का इशू है और दूसरे कई ऐसे जो इश्यूज हैं, उस पर भी ये जो है ना आगे चलकर जो है ना इन लोगों से हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस बात का भी जो है ना धीरे धीरे करके वो इसको भी जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये उम्मीद सबको भी है और मुझे भी है। तो काफ़ी उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, लेकिन नाराज़गी और मायूसी भी देखने को मिल रही है कि ख़ासतौर पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हुकूमत बदली, हालात बदले, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन हो या हज कमेटी हो, तो साबिका हुकूमत के ही लोग मौजूद हैं, यहाँ पर काबिज हैं। देखिए, जब तक लीडरशिप मैच्योर नहीं रहती, इमैच्योर लीडरशिप की वजह ही ये होता है। लीडरशिप में मैच्योरिटी चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए इन डिपार्टमेंट में जो सख्ती से काम करे, मैच्योर इंसान हो। ये नहीं है चापलूस इंसानों की से कोई काम होने वाला नहीं। यहाँ अगर कोई मैच्योर आदमी होता, देखिए मैं वो जमाना याद करता हूं कैसी मैच्योरिटी थी लीडरशिप में। जनाब मोहम्मद अली साहब थे, जनाब अजीज सेठ साहब थे, जनाब यहिया साहब थे और कई लोग आए। उनकी लीडरशिप ऐसी थी कि वो मुसलमानों को जो है ना पंप करने का काम करते थे। वो मुसलमानों में जो है ना जबरदस्ती भरते थे कि भाई तुम ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, हिम्मत भरते थे वो लोग मुसलमानों में। आज नहीं है, ये लीडरशिप हमारे पास नहीं है।
ये चापलूस लीडरशिप है आजकल की। अपनी जाती मफाद के लिए जितना फायदा उठाना है उस फायदे की बात करते हैं, ना के मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं। भलाई की तो बात तो होती ही नहीं यहां, क्योंकि वो बेबाक निडर लीडर थे पहले। मैं अजीज सेठ साहब का जमाना भी देखा हूं। अजीज सेठ साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं उनके साथ पीए रह के काम किया मैं, और उनकी बेबाकी को मैं जानता हूं। मैंने वही बेबाकी उनसे सीखी है, अजीज सेठ साहब से सीखी है। अरे वो क्या लेके गए यहां से जाते वक्त पे। जब अजीज सेठ साहब का इंतकाल हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है और मालूम भी है इस बात की मुझे गवाही भी कई लोगों ने मुझे दी, और खुद उनके खानदान वालों ने भी बताया मुझे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने वर्षे में अपने बच्चों के लिए 9,000 रुपये का बैंक बैलेंस छोड़े थे। सिर्फ उनका बैंक बैलेंस सिर्फ 9,000 रुपये था, जबकि वो 45 साल तक लगातार इस कर्नाटक में मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, सब कुछ रहने के बावजूद भी उनका बैंक बैलेंस 9,000 रुपये था। इससे अंदाजा लगाइए कि वो लीडरशिप क्या थी और आज की लीडरशिप क्या है। लेकिन अशरफ साहब, उस वक्त के भी हालात जो है अलग थे, इस वक्त के हालात अलग हैं। उस वक्त जो है पैसा ताकत नहीं बल्कि खुलूस के साथ काम हुआ करता था। इस वक्त सियासी हालात ऐसे नहीं है। यहाँ पर जो है पैसा है, ताकत है, इसके बलबूते पर सियासत चलती है। तो उस हालात को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हालात कभी बिगड़े नहीं, हालात बनाए गए हैं। हालात को बनाया गया है, वो हालात कभी बिगड़े नहीं थे। जो पहले हालात थे वो आज भी वही हालात हैं, लेकिन हर एक अपना बैंक बैलेंस बनाने में लगा है, कौम की खिदमत में नहीं है। वो लोग कौम की खिदमत करते थे, उनको बैंक बैलेंस बढ़ाने की उनमें ये नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कभी उनका बैंक बैलेंस बढ़े, वो चाहते थे कि कौम की खिदमत करे। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है अजीज सेठ साहब का कहना होता था, जब भी कोई मुसलमान उनके पास आता, कोई मदद मांगता और कहता कि ये जो है ना हमें जो मिलना है वो चीज मिल नहीं रही है सरकार में, तो उनका कहना क्या होता था? अरे बेवकूफ, जब मिल नहीं रही है ना, तेरे अधिकार को छीनने की कोशिश कर, तो मैं यहां बैठा हूं, मैं देखूंगा कैसे नहीं मिलेगा तुझे। ये बातें होती थी। आज क्या है? आप वक्फ बोर्ड में जा रहे हैं, कल जाने के बाद कह रहे हैं कि पैसे बनाने वालों को नहीं छोड़ूंगा। अरे पैसे बनाने वालों को मत छोड़िएगा, वक्फ बोर्ड के अमले में भी कई लोग जो है ना खिदमत के लिए आए हैं। सबको आप एक ही तराजू में तोल नहीं सकते। पैसा बनाने की बात क्या कर रहे हैं? वहां भी जो अच्छे लोग हैं, हमारा सीईओ अच्छा आदमी है, सोच समझ रखते हैं, सोच समझ के काम कर रहे हैं, अमला अच्छा है। हाँ, हर जगह है, दो चार रहते ही हूं, लेकिन उनको हर एक को एक ही तराजू में तोलना अच्छी बात नहीं है। पिछले इंटरव्यू में आपने जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी के खिलाफ आवाज उठाई थी, और इसके बावजूद भी जो है हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है इल्जामात हैं, इसके बावजूद वो वक्फ बोर्ड की कुर्सी पर बरकरार हैं। यही तो मैं कहने जा रहा हूं आपसे, भाई आप बीजेपी के लोगों को हमारे ऊपर इंपोज क्यों कर रहे हैं? जमीर अहमद खान साहब, आप ये बताइए, आप एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं? बीजेपी के साथ आपका कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हुआ है, तो क्यों वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी आज तक बरकरार हैं? क्यों अब्दुल अजीम साहब आज तक बरकरार रहे? क्यों हज कमेटी का चेयरमैन आज तक बरकरार है? क्यों? आप ये कह रहे हैं कि वो रिजाइन करेगा, क्यों रिजाइन करेगा? रिजाइन करने का मेरा डिमांड तो रिजिग्नेशन नहीं है किसी का। आप जो 22/5 का जो ऑर्डर आपने इशू किया था और 24/5 को जो आपने उसे विड्रा किया था, उसको दोबारा विड्रा करिएगा, काफी है। रिजिग्नेशन का मतलब यह होता है कि आप उनकी मेंबरशिप को बहाल रखे हैं और रखेंगे। क्यों? इन तीनों अदारों में, वक्फ बोर्ड में, माइनॉरिटी कमीशन में और जो है ना हज कमेटी में, इन तीनों अदारों में 45 से 50 मुसलमान कांग्रेस के वर्कर्स को जो है ना आप वहां ये कर सकते हैं, उनको उनकी खिदमत ले सकते हैं, बजाय के इन बीजेपी वालों से लेने की। बीजेपी वालों से क्यों खिदमत लेंगे? आखिरी दिन तक ये लीडरान जो है ना बीजेपी के हक में, बीजेपी के हक में जाकर ये कर रहे थे, कैनवासिंग कर रहे थे, और उन्हीं को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। क्यों? मेरा डिमांड ये नहीं है, रिजिग्नेशन नहीं है मेरा डिमांड।
मेरा डिमांड है कि आप बराए मेहरबानी से 24 तारीख को जो आपने ऑर्डर निकाला है इनको रिटेन करने का, उसको आप विड्रॉ करिएगा, नए मेंबर्स को लाइएगा, नए खून को डालिएगा वहां। कांग्रेस जिसने आप लोगों को जिताया, आपको जिताने के बाद ही आप वहां बैठे हैं, कांग्रेस का वर्कर आपको जिताया है, बीजेपी का वर्कर नहीं है। कांग्रेस वालों ने आपको जिताया है और जिता के आप बीजेपी के वर्कर्स को हमारे ऊपर थोप रहे हैं, तो क्यों खामोश हो जाए? हम खामोश तो नहीं रहेंगे। 15 दिन आपको वक्त दिया था, अगर 15 दिन में आप इसको काम नहीं किया है तो अब हम आगे चलकर जो है ना इसे और ज्यादा इसे तेज करेंगे, हम हमारी मांग को तेज करेंगे, अवाम तक ले जाएंगे, अवाम फैसला करे। इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं खामोश बैठी हुई है, क्योंकि चेयरमैन बदले नहीं गए हैं, वही बरकरार रखे हुए हैं चेयरमैन। ठीक है, कांग्रेस पार्टी दूसरे काम में बिजी है, जैसा कि अभी 5 जो उन्होंने वादे किए थे मंशूर में उसको इंप्लीमेंट करने में वो बिजी है। तो जब आपके लिए एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है, डिपार्टमेंट के हेड आप हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपने किया है ना, हुकूमत ने नहीं किया। ये फैसला डिपार्टमेंट के हेड का है, वो जमीर अहमद खान का है, सिद्धरामैया जी का नहीं है यह फैसला। आप एक डिपार्टमेंट के हेड होने की वजह से जो है ना आपने गलत फैसला लिया है, उसे सही करो, पहले सही करना तुम्हारा काम है। आपको इतना मालूम नहीं है कि एक ही रात में जिस दिन बीजेपी की सरकार आई थी, येदियुरप्पा जब चीफ मिनिस्टर बने उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर यही अब्दुल अजीम साहब और यही शाफी सादी, ये दोनों मिलके 24 कमेटियों को, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटीज को इन्होंने तहलील कर दिया, जिसमें सारे के सारे कमेटियों में कांग्रेस का वर्कर था। आप वो दिन भूल गए, उन्हीं को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं आज दोबारा। 24 कमेटियों में जो है ना कम से कम जो है ना उसमें कितने थे ये लोग, जो है ना 500 लोगों के लोग थे उसमें, 500 कांग्रेस वर्कर थे उसमें, उन 24 कमेटियों में। एक ही रात में उसको तहलील कर दिया इन्होंने। जब आप खामोश क्यों थे? जब क्यों आपने कांग्रेस के लोगों को बहाल नहीं करवाया? आज क्यों बीजेपी के लोगों को बहाल कर रहे हैं आप? क्यों उनको रख रहे हैं? 3.5 साल तो हमने देख लिए बीजेपी के रूल के, और 3.5 साल में जितना वक्फ बोर्ड इसको ये करना था उसने सफर कर लिया, जितना सफर करना था किया। अब फिर भी आगे भी आप हमारी सरकार आने के बावजूद भी जो है ना आप उन्हीं को लेके काम कर चलाना चाहते हैं, तो क्यों? यही देखिए, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप हमारे जो है ना नौकर हैं, आप मालिक बनने की कोशिश मत करो। जो काम सही करना है सही काम करो, हम आपके साथ हैं, आपके सामने, आपके साथ नहीं है, आपके आगे नहीं, आपके पीछे चलेंगे। अच्छा काम करो। क्यों हमारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, उनका हक क्यों मार रहे हो? किस वजह से? आप ये बताइएगा। मैं अवाम से गुजारिश करता हूं कि भाई अगर मैं सही हूं, ये मेरा नंबर है, मुझे फोन करिएगा, हम लोग एक साथ होके इसको आवाज को उठाएंगे। मेरा नंबर है 9448273299। आप कभी भी इस नंबर पे मुझे फोन कर सकते हैं, रात के किसी भी हिस्से में, दिन के किसी भी हिस्से में। आप 9448273299 पे मुझे फोन करिएगा। सैयद अशरफ साहब, आप क्यों जमीर अहमद खान साहब को निशाना बना रहे हैं? जो गलत काम कर रहे हैं उसे तो निशाना बनाएंगे ही। गलत काम क्यों कर रहे हो आप? अब मुझे बताइए, आप कांग्रेस के आदमी हो, कांग्रेस के लीडर हो, कांग्रेस की टिकट पे जीत के आए हो, और कांग्रेस के वर्कर्स ने आपको जिताया है, कांग्रेस के वोटर्स ने आपको वोट किया है, तो बीजेपी वालों को क्यों लाके मुसल्लत कर रहे हो? इसका जवाब क्यों नहीं देते आप? जवाब तो दो इसका। नहीं, अभी अभी हुकूमत बनी है, अभी अभी उन्होंने ओहदा संभाला है, तो कुछ वक्त देना चाहिए, आपको नहीं लगता है? 22 तारीख को क्या हुआ था? 22 तारीख को हुकूमत का एक ऑर्डर निकलता है, 22/5 को, उसमें सारे कॉर्पोरेशंस बोर्ड सब खत्म कर दिए जाते हैं। और उस वक्त हमें भी खुशी हुई थी कि चलो भाई हमारे से ये भी चले गया, वक्फ बोर्ड भी चले गया, कब ये भी बीजेपी के हाथों से निकल गया, माइनॉरिटी कमीशन भी निकल गया, हज कमेटी भी निकल गया। उसके बावजूद दूसरे दिन आप ऑर्डर कराते हैं। 23 तारीख को एक ऑर्डर निकलता है कि इन तीनों को बहाल करते हैं। आप क्यों करते हैं इन दोनों को? माइनॉरिटी कमीशन और इसे बहाल क्यों कर रहे हैं आप?
जहां बीजेपी के लोग हैं उनको क्यों बहाल कर रही है बताइए? दूसरों को क्यों एक ही यार्ड में सबको निकाल दिया? इनको क्यों निकाला? इनके लिए खुसूसी आर्डर क्यों निकला? क्या बताना चाह रहे हो आप? क्यों मुसल्लत कर रहे हैं हमारे ऊपर? हाल ही में हज फ्लाइट्स की इफ्तिताही तकरीब हुई जहां पर वजीर आला सिद्धरामैया और सभी अहम लीडरान मौजूद थे, लेकिन इस तकरीब के सिलसिले में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडरों को नजरअंदाज किया गया, खासतौर पर के रहमान खान और मुस्लिम कम्युनिटी के एक और बड़े लीडर सीएम इब्राहिम को नजरअंदाज किया गया। ये बातें कही जा रही हैं। देखिए ये गलत हुआ है। जनाब के रहमान खान साहब कर्नाटक के नहीं हिंदुस्तान के लीडर हैं। हिंदुस्तान की सियासत पे वो कई साल रहे हैं और डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने काम किया है, अपोजिशन के डिप्टी लीडर की हैसियत से काम किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट द सेंटर की हैसियत से काम किया है, कैबिनेट मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स के ओहदे पे भी फायज रहे हैं वो। उनको ना बुलाना जो है ना, ये बहुत बड़ी जो है ना डिपार्टमेंट की गलती है। मैं ये नहीं कहूंगा सरकार की गलती है, ये डिपार्टमेंट का काम था, सरकार का काम नहीं था। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, हज डिपार्टमेंट का काम था ये उनको इनवाइट करना। सीएम इब्राहिम साहब किसी भी पार्टी से रहे, दूसरे भी लीडर हैं। मैं सीएम इब्राहिम साहब की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे लीडरों की भी बात कर रहा हूं। किसी भी पार्टी में रहो, हज का मामला जो है ना सारे मुसलमानों का मामला होता है। यहां पार्टियां नहीं होती, यहां इसमें पार्टियां बिल्कुल भी नहीं होती। सारे लोगों को मिलजुल के यहां काम करना पड़ता है। एक हज कैंप हमारे पास चलता है, वहां सारे लोग मिलके काम करते हैं। सबको मिला जुला के इनको काम लेना चाहिए था। उन लोगों को उनको बुलाना चाहिए था। ये डिपार्टमेंट वाले गलती किए हैं। गलती क्या किए हैं? अगर दूसरे बड़े बड़े लीडर आ जाते, इन छोटे लीडर जो आजकल अपने आप को लीडर कह रहे हैं ना, उनकी औकात खत्म हो जाती थी। इसलिए उन्होंने बड़े लीडरों को बुलाया नहीं है, सिर्फ इतना ही है। हारिस साहब और रिजवान अरशद भी नहीं आए, कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है कि उन्हें कैबिनेट का जो ओहदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने इसी वजह से आए हैं, लेकिन बुलाने का एक तरीका भी होता है। सिर्फ इनविटेशन भेज देने से कोई काम नहीं आता, कोई आ नहीं जाता। आप उनको बराबर तरीके से उनको इज्जत के साथ बुलाए होते, वो लोग भी जरूर इस पे हिस्सा लेते थे। उनको बुलाने का ढंग सही नहीं था, इसलिए वो नहीं आए होंगे। ये कैबिनेट इसका ये मैं नहीं मानता इस चीज को। उनका जो है ना, उनको बुलाने का तरीका सही नहीं था, इसलिए वो नहीं आए होंगे। मैं इतना ही समझ सकता हूँ। तो मौजूदा दौर में मुस्लिम लीडरशिप का फुकदान है, आप ये मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप की कमी है? नहीं, मुस्लिम लीडरशिप की कमी नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को दबाया जा रहा है। उभरने से उनको दबाया जा रहा है, क्योंकि ये दो फर्द ये समझते हैं कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनको अगर दबा दें तो हम अनडिस्प्यूटेड मुस्लिम लीडर हो जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है, उनकी बेवकूफी है। जब तक मुसलमान आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप लीडर बन ही नहीं सकते। मुसलमान जिसको चाहे उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आप एक एक को दबाते दबाते आप आएंगे तो ये मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा या हम बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सबको उभरने का मौका देना चाहिए, सबको उभरना चाहिए। और जो लोग उनको दबा रहे हैं, सीनियर लीडरों को यह चाहिए कि उनको दबाने की कोशिश करें। यहां लीडरशिप कमजोर होने की वजह से मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हुकूमत के सामने, भले ही कांग्रेस की हुकूमत हो, तो हुकूमत के सामने डिमांड्स को मनवा लेने के लिए जरूरी है कि एक स्ट्रांग और मजबूत लीडरशिप होनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक आप सारे मुसलमान लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं करेंगे, तब तक आपके मसाइल का हल नहीं निकलेगा। सरकार भी आपकी बात नहीं मानेगी। इंडिविजुअली आप ये दो मंत्री जाके कह दें कि भाई ये काम होना है, सरकार से वो काम नहीं होगा। आप लोगों को ये चाहिए कि सारे मुसलमानों के लीडर को, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, और सारे उलिमा को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना है, और जमा करके उनसे जो है ना राय मशवरे लेके काम करना है। अपनी मनमानी नहीं करना है। जहां जो है ना इस्लाम इसी बात की इजाजत देता है, जब भी कोई बड़ा काम या छोटा काम, कोई भी काम करो तो राय मशवरे से करो। ये इस्लाम हम लोगों को इस बात की ताकीद करता है। ये इंडिविजुअल
वो कह दिया, जो कहना है उसको कह देता है, जो कहना है दूसरे को कह देता है। आप कम्युनिटी को कुछ मानते ही नहीं है ना, उलमा को कुछ मानते ही नहीं है ना, लीडरों को कुछ मानते ही नहीं ना, सब ये मैं का घर ऑलवेज खाली। ये अल्लाह ताला का फरमान है, जो मैं कहता है उसका घर खाली। और सबसे बड़ी बात आपको जो है ना, क्यों दूसरों से चिढ़ क्यों है, क्यों चिढ़ क्यों है दूसरे लोग लीडरों से? क्योंकि अगर वो उभर जाएंगे तो आपका ये खाली आपकी ये खत्म हो जाएगी। अरे सबको भी आने मौका दो, सबको भी लेके काम करो, अकेले नहीं। अकेले करना काम गलत है। सारे लीडरों को, सारे उलमाओं को, वर्कर्स को, मैं यहां बात वर्कर्स की भी करता हूं, जो वर्कर्स हैं उनके भी आप राय मशवरा करिए उनसे। क्यों नहीं करेंगे? आप उन्हीं की वजह वहां बैठे हैं। आप अगर वर्कर्स आपका साथ नहीं दिए होते, वोटर्स अगर आपका साथ नहीं दिए होते, तो आपकी हैसियत नहीं थी कि वहां तक आप पहुंच जाए। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स में जो तब्दीलियां नहीं हुई हैं या वही ओहदे बरकरार रखे गए हैं, इस सिलसिले में आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के सामने आप ये बात रखेंगे, तो क्या आपने ये बात रखी है? हाँ, मैंने ये बात रखी है। हाईकमांड से मेरी बात हुई है। मैं ये नहीं बताऊंगा किस किस से बात हुई है, और मैं छोटी लेवल पे बात तो करता नहीं हूं। मैं जहां भी बात करूंगा, अल्लाह का करम है कि मैं ऊपर के सतह पे ही बात करता हूं। जहां मेरी बात हुई है, मैं उन लोगों को इसमें लाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया है कि इसके बारे में ये वो जरूर बात करेंगे। स्टेट लीडर से बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, और दूसरे जो है ना कांग्रेस प्रेसिडेंट का, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे। उन्होंने मुझे वादा किया है। अभी कल मैं जा रहा हूं फिर दोबारा दिल्ली, तो फिर दोबारा एक बार उनको मैं रिमाइंड करूंगा और उनको कहूंगा कि फौरी तौर पर जो है ना इसे इंप्लीमेंट करो, और इन लोगों को, बीजेपी वालों को जो हमारे सरों पे मुसल्लत किए हैं, इनको निकालने के लिए मैं उनसे फिर से दोबारा उनको डिमांड रखूंगा। भाई सैयद अशरफ साहब, आपने कहा था कि रियासत कर्नाटक में जो इलेक्शंस हुए उसका असर जो है दीगर रियासतों पर भी होगा, तो अब आने वाले दिनों में दीगर रियासतों में भी इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में भी इलेक्शंस होने हैं, तो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसका असर दीगर और ख़ास तौर पर 5 वादे जो हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही है, तो दीगर रियासतों पर भी इसका असर होगा? देखिए, जो वादे कांग्रेस ने किया उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, और ये मैसेज जो है ना सारे हिंदुस्तान में पहुंचा है, इसमें कोई दो राय है नहीं है। और हर जगह से शाबाशी मिल रही है कांग्रेस की सरकार को, और खास करके सिद्धरामैया जी और डीके शिवकुमार जी को। और खासतौर पर गवर्नमेंट ने कहा है कि कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और ये मॉरल पोलिसिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये इनका ऐलान जो है ना मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा जो है ना खुश करने वाला ऐलान है, और इन्होंने बहुत अच्छा ऐलान किया है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के लोगों को दूर रखिए। आज उत्तरांचल में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। उत्तराखंड में लव जहाद के नाम पे जो है ना महापंचायत बुलाई जा रही है, और मुसलमानों को वहां हैरास किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। एक सारे 2 गांवों के मुसलमानों को जो है ना बाहर निकालने की कोशिश हो रही है वहां। ये वही बीजेपी के लोग हैं, वही बीजेपी के लोग मणिपुर में इतना बड़ा फसाद फैलाए हुए हैं, और वहां माइनॉरिटीज को इतना ये तंग कर रहे हैं, और उनके घर जला रहे हैं, उनके जो है ना उनके बिजनेस को जो है ना तबाह कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, और ऐसे ही लोगों को आप हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। क्या हमें ये कहने का भी हक नहीं है? आज हम ऐसी सूरत हाल को देख रहे हैं कि वो सूरत हाल आप कर्नाटक में भी पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जहां कहीं भी बीजेपी का कब्जा होता है वो अपनी मनमानी करती जरूर है। मेरा कहने का यही मतलब है कि जहां कहीं भी बीजेपी का कब्जा होता है किसी भी डिपार्टमेंट पे, वो अपनी मनमानी करती है, और अपनी मनमानी से अपना हुक्म चलाती है वहां। अब उसका हुक्म, बीजेपी का हुक्म वक्फ बोर्ड में चल रहा है, बीजेपी का हुक्म माइनॉरिटी कमीशन में चल रहा है, बीजेपी का हुक्म जो है ना हज कमेटी में भी चल रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई ऐसी सूरत हाल हमारे यहां पैदा मत करिएगा। इन लोगों को जो है ना दूर रखिएगा, निकालिएगा। इनकी जहनियत जब बीजेपी में गए तो क्या थी? इनकी जहनियत बीजेपी वाली जहनियत थी, और आज भी वही जहनियत है। ये कोई भी हो, मुझे किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जो बीजेपी में गया मुसलमान, उसकी जहनियत क्या थी? बीजेपी माइंडेड था, बीजेपी माइंड था उसकी जहनियत में, और आज भी वही है। आप बदल नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि दोबारा अगर बीजेपी आ गई, खुदा ना करे आगे,
यही लोग हैं जो सबसे पहले वहां जाने वाले, क्योंकि वहां जाके ये कहेंगे हम कांग्रेस में थे तब भी हम बीजेपी के मंशूर को, बीजेपी के कायदे कानून को हम लागू कर रहे थे, अब कांग्रेस सरकार चली गई, हम आपके पास वापस आ गए, यही कहेंगे ये लोग। इसको रोकिएगा, इनको हटाइए पहले इनको। यानी कि आपका कहना है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत है तो कांग्रेस वालों का हक बनता है कि वो ये ओहदे जो है कांग्रेस वालों को दिए जाएं। बिल्कुल भाई, अगर सुनिए, आप एक घर बना रहे हैं, घर में बाहर वालों का हक है या आपका हक है? घर आपने बनाया, कांग्रेस वालों ने सब मिलकर घर बनाया, हुकूमत बनाई, सब करे, अब किसका हक किसका चलना चाहिए? कांग्रेस के वर्कर्स का हक चलना है ना, उनका हक। क्यों मार रहे हैं उनके हक को आप? अगर घर बनाया है, आपने घर बनाया है तो हक आपका होता है, बाहर वालों का नहीं है। अब घर बनाते ही दूसरों को लाके अंदर बसा रहे हैं, क्यों बसा रहे हैं भाई? यानी कि कांग्रेस हुकूमत के बनने के बावजूद कांग्रेस वालों का हक मारा जा रहा है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल मारा जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं बार बार। हक तलफी क्यों हो रही है हमारे साथ? भाई मैं तो कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, मुझे न चाहिए भी नहीं, मैं इस हुकूमत से कुछ भी नहीं चाहता। मैं मुसलमानों की फलाह बहबूदी का जो काम हो रहा है और जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है उससे मैं बहुत खुश हूं और मेरी कम्युनिटी भी खुश है। लेकिन हमारे वर्कर्स, कांग्रेस के वर्कर्स जो दिन रात मेहनत करके आप लोगों को जिताए, सरकार बनाने में मदद की, 93% का मुसलमानों ने वोट दिया। कोई भी कम्युनिटी इतने परसेंट वोट नहीं दी कांग्रेस को। ये मेरा कहना नहीं है, ये तो सेंट्रल एजेंसीज का कहना है, ये तो सेंट्रल के इस वाले जो है ना चैनल वालों का कहना है कि कर्नाटक में मुसलमानों ने 93% कांग्रेस को वोट दिया है, ये उनका कहना है। जब 93% वोट दिया तो 93% को आपने ऐसे निकाल दिया, बाहर कर दिया उसको, और बीजेपी वालों को बाहर कर दिया आपने। क्यों? सवाल मेरा यह है, क्यों? आखिर क्यों? हमारी खामोशी को आप यह मत समझिए कि हमारी कमजोरी है। जिस दिन कौम ये जाग गई ना, आप जैसे कई लोगों को जो है ना लताड़ देगी कौम। नहीं, कौम के साथ ये नहीं, कौम के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। वर्कर्स ने आपको जिताया है, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना सरकार का काम है और हर डिपार्टमेंट का भी काम है, चाहे मुसलमान वर्कर हो चाहे हिंदू वर्कर हो, कोई भी हो, सब वर्कर कांग्रेस का वर्कर होता है। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमान ने आपको वोट दिया, मुसलमान ने आपको जिताया, और आगे भी आपको 2024 में इलेक्शन लड़ना है, 1 साल का वक्त है। अभी मैं आपसे कहता हूं सुधर जाइएगा, फौरन इनको जो है ना 24 तारीख का जो 24/5 का जो ऑर्डर है उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। ये लोग सब चले जाएंगे, कांग्रेस के वर्कर्स को दीजिए जगह वहां, कांग्रेस के वर्कर को जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत करने वालों को उसका अजर दीजिएगा, उसकी उजरत दीजिएगा। आप एंजॉय कर रहे हैं और कांग्रेस वर्कर खामोश पड़े रहे, ये कहां का इंसाफ है? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ आपने जो इल्जामात लगाए थे, क्या उसकी जांच होनी चाहिए? नहीं, अभी तो हाई कोर्ट ने कह दिया है जांच होनी चाहिए, तो जांच हो रही है, जांच होगी। अब वो जो कुछ भी है जांच के साथ, जांच एजेंसी के सामने जाए ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट कहा है, कर्नाटक का हाई कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और ऑर्डर निकाला है, बाकायदा जजमेंट आया है इनके खिलाफ। मैं क्या झूठ बोल रहा था, मैं क्या गलत बोल रहा था? मैं कोई गलत बोल नहीं रहा था, ये सब डीलिंग हो रही थी वक्फ बोर्ड में और हाई कोर्ट ने भी उसे सही करार दिया है ना, ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट से। इसके बावजूद जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी अपने ओहदे पर बरकरार हैं। किसकी वजह से? किसकी वजह से बरकरार है? एक आदमी की वजह से, एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की हेड की वजह से बरकरार है। अब हिम्मत क्यों नहीं है उनको निकालने की, ये बताओ मुझे, आपकी हिम्मत कहां है? आप इतने बुज़दिल हैं कि एक चेयरमैन को भी नहीं हटा सकते? अगर आपने उसको बहाल किया तो कौन से इसके ऊपर उनको बहाल किया, आप बताइए मुझे। हा? क्या क्वालिफिकेशन था उनका बहाल करने का? क्या और हमारे पास, कांग्रेस के पास और कोई लीडर है ही नहीं है जो शाफी सादी की जगह ले सके? हमारे लीडर नहीं है क्या हमारे पास कांग्रेस में? क्यों शाफी सादी, क्यों अब्दुल अजीम ही? इस मामले में
इस मामले पर कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान भी खामोश दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुस्लिम लीडर खामोश इसलिए हैं कि वो भी देख रहे हैं कि भाई यह बात कहां से कहां तक पहुंचेगी। जिस दिन सब इकट्ठा हो गए, मैं बता रहा हूं कि ये जमीर अहमद खान का नुकसान नहीं होगा, ये कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा तब। क्योंकि जिस दिन मुसलमान इकट्ठा हो गया, जिस दिन मुसलमान लीडर इकट्ठा हो गए, जिस दिन मुसलमान लीडरों ने यह कहना शुरू कर दिया, जिस दिन उलमा इकट्ठा हो गए, उस दिन जो है ना जमीर अहमद खान तुम्हारा तो नुकसान होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी का हो जाएगा। क्योंकि कोई भी मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बीजेपी को निकालने का मकसद क्या था मुसलमानों का? कांग्रेस को 93% वोट देने का मकसद मुसलमानों का क्या था? कि बीजेपी की सरकार को हटाना। सरकार तो मुसलमानों ने अपने वोटों से हटा दिया और दूसरे फिरके के लोगों ने भी कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन जितनी तादाद में कांग्रेस के लिए मुसलमान ने वोट दिया, कोई फिरका इतना वोट नहीं दिया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। बीजेपी हुकूमत को हटाने के लिए जब इतना कुछ किया, तो फिर बीजेपी के लोगों को मुसल्लत करने का क्या मतलब होता है, ये बताइए मुझे। है? किसी को भी जाके आप पूछिए, हर एक आदमी ये कहता है, इतने मुझे टेलीफोन आते हैं और कहते हैं कि भाई आप एक ही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मैं इन आपके साथ वाले जो टेलीफोनों के लोगों को मैं इकट्ठा कर लूं ना, जमीर अहमद खान तुम्हारी खैर नहीं रहेगी तब, और बहुत बड़ा जो है ना नुकसान तुम्हारा होगा। ऐसे नुकसान से बचने के लिए जो है ना, क्या हम लोगों को बोलने का मौका मत देना। जब मौका नहीं दोगे तो हम बोलेंगे नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है बोलने की तुम्हारे खिलाफ या किसी के खिलाफ भी। लोगों को इकट्ठा करने का जो है ना, ये हमारे हाथ में मत दो, वो हथियार मत दो। आखिर में क्या पैगाम है आपका? मेरा पैगाम सिर्फ इतना है कि कांग्रेस के वर्कर्स को, मुस्लिम वर्कर्स को उनकी सही जगह देना चाहिए। हर अदारे में कांग्रेस को, हर कमेटी में, ये नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की कमेटीज नहीं है, मैं हुकूमत से ये डिमांड करता हूं कि हर कमेटी में, जिस तरह से देवराज अरस के पीरियड में एक मुसलमान, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब ये रहा करता था, कॉमन था हर कमेटी में। सरकार की जितनी भी कमेटियां बनती थी उसमें ये 3 लोग जरूर रहते थे और एक महिला। इन चारों का इंतखाब देवराज अरस के जमाने से होता आया है और आज भी इसी तरह से एक मुसलमान, एक औरत, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब, हर कमेटी में जितने भी सरकार कमेटीज बनाएगी, जिसमें भी बैंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड है, जिसमें बीबीएमपी भी है, जिसमें जो है ना बीडीए भी है, जिसमें और अर्बन वाटर सप्लाई है, केएसआईडीसी है, केएसआईडीसी है, जितने भी सरकारी कारपोरेशंस और बोर्ड्स हैं, उसमें हर कमेटी में मुसलमान को जगह देना चाहिए और हम इसकी मांग करते हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तो सिर्फ तो मुसलमानों के लिए है, चलो मुसलमानों के लिए उसमें दो, क्रिश्चियनों के लिए उसमें दो। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, ईसाई और उसके बाद जो है ना सरदारों के लिए है, सबको उनकी जगह दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुसलमानों को दो, जिसको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कमीशन में जिसको लेना है उसको लो, वक्फ बोर्ड में जिस मुसलमान को लेना है लो, हज कमेटी में जहां मुसलमानों को ज्यादा लेना है वहां लो, लेकिन हर एक का हक दो। और हर कमेटी में जो है ना माइनॉरिटीज का होना जरूरी है। ये हम सरकार से डिमांड करते हैं, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि सरकार से हमारा ही डिमांड है। मैं आजिजाना गुजारिश जनाब सिद्धरामैया जी से कहता हूं कि आप इस पर गौर करें और देखिए, आपको हुकूमत बनाने के लिए मुसलमानों ने जान तोड़ कोशिश करके आपकी हुकूमत बनाई है और आपकी हुकूमत बनाने में जो है ना नुकसान, मुसलमानों का बड़ा नुकसान भी हुआ है। नुकसान को झेलने के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है। इस साथ के साथ जो है ना आप उनको उनकी सही रिकॉग्नाइज करके उन वर्कर्स को जो है ना उनका हक दीजिएगा, हर कमेटी में उनको लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो या स्टेट कमेटी हो, जहां कहीं भी है वहां एक एक मुसलमान को हर कमेटी में रखिए। ये मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। इसके अलावा जो है कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां एक मुस्लिम नुमाइंदा हुआ करता था, वो पिछले कई सालों से नहीं है
और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर रहते हैं वहाँ भी मुसलमान नुमाइंदे हुआ करते थे, मुस्लिम वीसीज हुआ करते थे, वहाँ भी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हैं डीसीज में वहाँ भी मुस्लिम नुमाइंदगी नज़र नहीं आ रही है या मुस्लिम डीसीज नज़र नहीं आ रही हैं, ये कमी भी महसूस की जा रही है। देखिए, मैं यही तो मेरा डिमांड है, मैं यही तो कहने जा रहा हूँ कि भाई माइनॉरिटी कमी इसमें जो है ना, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलमानों की नुमाइंदगी कब से ख़त्म हुई? जब से बीजेपी सरकार में आई। अब मुसलमानों की नुमाइंदगी ख़त्म करते जाने वाली बीजेपी के लोग हमारे पास आज भी मौजूद हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं, आप उनको बहाल कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना वाइस चांसलर जो है ना, पिछली हुकूमत में मैं एक अच्छा किया, आपने अच्छा सवाल किया, मुझे याद है राजा साहब थे टुमकुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, एक ही नाम प्रपोज होके आया था। सारी यूनिवर्सिटीज में 6 या 7 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन रहे थे, एक ही नाम प्रपोज होके आया था, वो था राजा साहब। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में वो रजिस्ट्रार कुछ थे वहां गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में, वो प्रोफेसर वगैरह थे, उनका नाम आया था। मेरे एक दोस्त जो कि एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि एक मुसलमान का नाम ही ये होके आया है, रिकमेंड होके आया है वाइस चांसलर के लिए। इत्तेफाक से उस दिन मैं दिल्ली में था और देशपांडे जी के साथ में बैठा हुआ था जब उनका फोन आया। अब नाम भी बता दूं, अनीस अहमद जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उनका मेरे पास फोन आया और कहने लगे कि एक ही नाम आया है, किसी तरह से इनको बनाना है। मेरे सामने एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि देशपांडे जी, एक नाम हमारा आया है, आप जा रहे हैं बेंगलोर, उस दिन बेंगलोर वापस जा रहे थे, आप बेंगलोर जा रहे हैं, इस नाम को गौर करिएगा, और एक ही नाम हमारा ये आया है, मिलना चाहिए इनको। टुमकुर यूनिवर्सिटी के लिए उनका नाम प्रपोज होकर आया था। देशपांडे ने कहा, यही एक बात कही थी उसने, बाबा जहां मुसलमान को देना है एक ही नाम आया है तो समझ जाए ये काम हो गया। और 2-3 दिन के अंदर जो है ना, राजा साहब को टुमकुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। ये होता है, हुकूमत के नजर में लाना हमारा काम है और ले जाना चाहिए हम लोगों को। जहां कहीं भी हमारे इसमें ये है, डिस्ट्रिक्ट हमारे ऑफिसर्स को जो है ना, जितने भी हमारे मुस्लिम ऑफिसर्स थे उनको जो है ना अच्छी पोस्टिंग नहीं दी गई। मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर्स का। पिछली हुकूमत ने उनको पूरी तरह से जो है ना ये नहीं दिया उनको, उनका जो है जहां अच्छी तरह से उनको अच्छी पोस्टिंग देनी थी उन्होंने नहीं दिया, उनको नजरअंदाज करते गए। अब हमारी हुकूमत नजरअंदाज नहीं करेगी, ये मुझे भरोसा है। अभी तो शुरुआत है, चंद दिनों में जो है ना ट्रांसफर्स होने वाले हैं। वो ट्रांसफर्स में है, मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी, हमारे ऑफिसर्स के साथ इंसाफ करेगी, उनको अच्छी जगह देगी, उनके खिदमात लेगी, और उनके जो है ना ये जितना भी उनको अच्छी जगह देने के बाद जो है ना उनके मशवरे भी लेगी सरकार, लेके जो है ना आइंदा काम करेगी, ये उम्मीद मुझे इस सरकार से है। आने वाले दिनों में वजीर आला सिद्धरामैया बजट पेश करने वाले हैं, तो इस सिलसिले में तैयारियां भी हो रही हैं, तो क्या डिमांड्स होने चाहिए मुसलमानों की जानिब से? देखिए, मुसलमानों की जानिब से जो भी डिमांड करना है आप करिए, लेकिन वजीर आला खुद उन्होंने कहा है एक बार, जब मैं आऊंगा तो माइनॉरिटीज को ज्यादा से ज्यादा, जो अब तक का बजट नहीं था उससे ज्यादा बजट देने की उन्होंने बात की है। मुझे उम्मीद है इतनी बजट हमें मिल जाएगी, हमें मांगे या ना मांगे, तब भी जो है ना वजीर आला के दिमाग में वो बात है। उन्होंने कई जगह कहा है, मेरे साथ भी, मेरे पास भी 1-2 बार उन्होंने कहा है, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, अब तक का बजट मुसलमानों को इतना नहीं दिया गया जितना मैं दूंगा। ये मुझे उम्मीद है कि वो देंगे। तो कुछ अच्छे स्कीम्स भी आने चाहिए जो जरूर आएंगे। जब बजट आपके पास है तो स्कीमें बन जाएंगी। पैसा अगर आपके पास है तो स्कीम बन जाती है, स्कीमें को बनने में कोई देर नहीं लगती। खासतौर पर एजुकेशन की जानिब से जो है, जो मुरारजी देसाई स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत जहां पर स्कूल्स हैं, वहां पर सुनने में आया कि इस मरतबा तकरीबन 40,000 दरख्वास्तें आई हैं, जबकि सीट जो है सिर्फ 6,000 हैं। तो जरूरत है कि माइनॉरिटी स्कूल्स जो हैं कायम किए जाएं जगह जगह पर। देखिए, मधु बंगारप्पा, उनके वालिद जो बंगारप्पा जी जो है ना, स्टेट के लिए बहुत काम किए, कई साल मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनके बेटे हैं, उन्होंने पहले दिन ही कई बातें वाज़ेह तौर पे कह दी थी, निडर होके कहा था, किसी से डरा नहीं। उन्होंने कहा था कि ये खत्म कर दे, नसाब में से ये निकाल दूंगा, वो निकाल, और वो कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं एक बार उनसे मिलूंगा भी जाके,
मिलके गुजारिश करूंगा कि जो मुरारजी देसाई स्कूल्स में जो इसकी कमी है उसे इंक्रीज किया जाए, इनटेक को बढ़ाया जाए और जो है ना वहाँ जो है ना हॉस्टल की फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए। ये इसकी मैं डिमांड करूंगा, मैं उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अशरफ। शुक्रिया।